अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में है। अगले माह पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में चला जाएगा, मगर सवाल उठ रहा है कि किन शराइत पर। आईएमएफ की अब डिमांड्स क्या हैं? डॉलर की कीमत पहले ही गिर चुकी है। बकौल साबिक वजीर खजाना असद उमर के डॉलर अपनी असल सतह पर आ चुका है। शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर है। असद उमर साहब ये भी समझते थे कि ये भी एक मुनासिब सतह है। दोस्त ममालिक से पहले ही 6 अरब डॉलर मिल चुके हैं। माली खसारे को कम करने के लिए हुकूमत पहले ही तरक्याती बजट में 125 अरब रुपए की कमी कर चुकी है। दरामदाद में वाज़ेह कमी आई है। बरामदाद में बहरहाल खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। रेवेन्यूज में एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। इकदाम पहले बहुत सारे उठाए जा चुके हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि आईएमएफ की मजीद क्या शराइत होंगी। टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो था उससे बहुत पीछे है। माली खसारा कम करने के लिए आईएमएफ क्या नए अहदाफ मुकर्रर करेगा, इस हवाले से खबरें सामने आई थी कि आईएमएफ की तरफ से 5400 अरब रुपए जमा करने का हदफ दिया जाएगा, जबकि सूरत हाल यह है कि रवां साल के लिए 4400 अरब रुपए का टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया। सिर्फ 4000 अरब रुपए टैक्स वसूल हो सकेगा। हुकूमत दावा कर रही है कि तकरीबन 4100 अरब रुपए की तवक्को है। तो आईएमएफ का टारगेट 5000 से 5400 अरब होता है। तो ये किन शराइत पर हुकूमत मानेगी या क्या शर्त हुकूमत रखेगी? साथ ही टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान 10 मई तक आईएमएफ से मुआहदे पर दस्तखत कर सकता है। इसके बाद ये मुआहदा आईएमएफ बोर्ड को भेजा जाएगा। तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि बेल आउट पैकेज 6 से 8 अरब डॉलर्स तक होगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आईएमएफ को पावर सेक्टर, सोशल सेफ्टी नेट, सर्कुलर डेट में कमी, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि वजारत खजाना के हुक्काम भी आईएमएफ के वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। ये मुज़ाकराती अमल 2 दिन से जारी है। इसमें अब तक क्या पेशरफ्त है, क्या मामलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर रिपोर्टर शहबाज राना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों की नज़र है ज़ाहिर है इकोनॉमिक मामलात पर। मेहताब हैदर साहब, कहाँ इस वक्त मामला पहुँचा है? क्या ऐसी शराइत हैं जो हुकूमत ने अब भी पूरी करनी है और आईएमएफ किस हद तक मुतमईन है जो कुछ पहले ही किया जा चुका है रुपए गिराने की सूरत में, शरह सूद बढ़ाने की सूरत में? देखिए, एक तो मसला ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिस्कल साइड पे है। देखिए, आपका जो फिस्कल सिचुएशन है और जो इम्बैलेंस है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि हुकूमत ने 2 दफ़ा अपना बजट डेफिसिट टारगेट को रिवाइज़ किया। पहले उन्होंने 5.1 रखा, फिर उसको 5.6 किया, फिर उसको 6.1 तक लेकर आए। लेकिन अब पूरी तरह से ये बात यहाँ हो चुकी है कि ये 7% ऑफ जीडीपी के अराउंड होगा, शायद इसको भी एक्सीड कर जाए। तो इस तरह के हालात में जब आईएमएफ आता है तो वो आपको एक मैसिव एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है और आपको जो प्राइमरी बैलेंस है उसको डेफिसिट से निकाल के आपको सरप्लस की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर किस्म की एडजस्टमेंट होगी जिसमें एफबीआर को और हुकूमत पाकिस्तान को अपने रेवेन्यू एफर्ट्स जो है वो बड़ी तेज़ी से और बड़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो करने पड़ेंगे। 500 से 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या ये हुकूमत पोलिटिकली इस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए तैयार है? मैं समझता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में ये बड़ी नुमायाँ होगा कि हम किस हद तक जो है वो फिस्कल एफर्ट जो है वो अगले साल के बजट में करने के लिए तैयार होंगे। चूँकि आपकी एक्सपेंडिचर साइड इतनी टाइट है कि उसके अंदर मेजर किस्म की शिफ्ट, आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कितना ही कम करेंगे। इकॉनमी पहले ही स्लो डाउन हो रही है और स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है कि जिसमें ग्रोथ जो है वो स्लो है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हाल में आपको एक रेवेन्यू एफर्ट में मेजर किस्म के जो टैक्स रेट्स हैं, चूँकि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ब्रॉडनिंग की तरफ जाएँ या टैक्स रेट्स बढ़ाएँ। और मेरे ख्याल में ये आसान तरीका यही अपनाएंगे कि टैक्स रेट्स बढ़ाने की तरफ जाएंगे और ये एक चैलेंजिंग होगा पोलिटिकली। इसको किस तरह सेल किया जाएगा ये जो है बजट के मौके पे देखने वाली बात होगी। आप कब तक मौजूदा लोगों को निचोड़ते रहेंगे? सैलरीड क्लास से आप टैक्स लेते रहेंगे और सैलरीड क्लास का भी आपने बढ़ा दिया और अब प्रपोजल ये है कि आप 1.2 मिलियन से उसको वापस जो है वो लेकर आए स्लैब्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हल नहीं है। आप अगर जीएसटी का रेट बढ़ा देंगे तो ये इन्फ्लेशनरी होगा। अगर आप कस्टम्स के स्लैब्स चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक अलग प्रॉब्लम है इकॉनमी के लिए। पहले ही स्लो डाउन है और आपका रॉ मटेरियल जो है वो मजीद जो है वो महंगा हो जाएगा। उसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 1% के हिसाब से बढ़ रही हैं, वो मजीद उनमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक इस टाइम विशियस साइकिल है और विशियस साइकिल से निकलने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का एक पूरी कंपेन लॉन्च करें
और नए लोगों को जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। शहबाज, आप भी बताइएगा, ज़ाहिर है जो एक्सपेंडिचर साइड पर जो मेहताब हैदर साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। खुद वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़जाना ये कह चुके कि एक बहुत बड़ा हिस्सा तो डिफेंस बजट में और जो कर्ज़ों हैं उसकी अदायगी में चला जाता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कट हो चुका, बाकी कट हो नहीं सकता। तो क्या मसला इस वक्त रेवेन्यू का ही है, फिस्कल डेफिसिट का ही है, या और भी मसाइल हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और IMF की शराइत का हिस्सा हैं? जी शाहजेब साहब, 3-4 बड़े एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक तो है कि आपका जो एक्सचेंज रेट रजीम होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर बाय एंड लार्ज पाकिस्तान और IMF का एक इत्तेफाक हो चुका है। और साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने एक बयान भी दिया था कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का रजीम जो है वो अनाउंस कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि जो इस वक्त डॉलर की कीमत है रुपये के मुकाबले में, वो बजाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो मार्केट डिटर्मन करेगी। इस वक्त अगर 141 142 रुपये का डॉलर है तो वो जो उस वक्त पाकिस्तान के जो मारूजी हालात होंगे, आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर होंगे, जो दरामदात की ज़रूरियात होंगी, उसके मुताबिक वो तय होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी, एक शिफ्ट होगा हुकूमत पाकिस्तान का। इसके ऊपर मामला तकरीबन तय है। दूसरा एक जो बड़ा इशू था वो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट से शरह सूद क्या होगी, क्योंकि जो मेजर्स IMF प्रपोज कर रहा है पाकिस्तान को, जो फोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान ये मेजर्स ले फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, जिसका मेहताब साहब जिक्र कर रहे थे, उसकी इम्प्लीकेशन इतनी सीवियर है कि आपका जो महंगाई अगले साल में हो सकता है डबल डिजिट्स में हो। तो डबल डिजिट महंगाई का मतलब ये है कि जो IMF पाकिस्तान को इस वक्त कह रहा है कि आपके जो शरह सूद है, जो भी एवरेज रेट होगा आपका महंगाई का, उससे वो ज़्यादा होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए। लेट्स से अगर आज आपका 9.4% है आपकी महंगाई की शरह, तो आपकी जो शरह सूद है वो 11% से कम नहीं है। तो इसी तरह अगर ये महंगाई बढ़ती जाएगी तो शरह सूद बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर बाय एंड लार्ज इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तीसरा मसला है एनर्जी प्राइसेस का और सर्कुलर डेट का। इसके ऊपर प्लान अभी बन रहा है, हतमी चीज़ें तय नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि 2-1 साल के अंदर आपको जो है वो बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। वो सहमाही बुनियादों पर होगा और लाइक द प्रीवियस इंक्रीज़ इस दफ़ा भी जो है जो PTI की हुकूमत है PMLN के खाते में डाल देगी, क्योंकि इनका ये एक मानना है कि जो इसके ऊपर आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स हुई हैं जो हो रही हैं पावर प्रोड्यूसर्स को, और ये जो बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ था PMLN के टाइम में, तो उसका कोई गालबन 250 अरब या कितने पैसे हैं जो अभी तक पास ऑन नहीं हुए कंज्यूमर्स को, तो वो पास ऑन करेंगे। तो इसका तकरीबन 20 से 25% बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। चौथा जो सबसे बड़ा इशू है और जो इस वक्त सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है वो है महसूलात का, कि टैक्स रेवेन्यूज़ में अब कैसे इजाफा करें। IMF की जो ये सबसे कड़ी शर्त इस वक्त ये सामने आ रही है। और एक फिर पांचवा बड़ा हिस्सा आपका कि जो ओवरऑल जो वफाक और सूबों के दरमियान जो उनके एक फिस्कल रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए। तो ये 4-5 बड़े एरियाज़ है। जो प्रॉब्लम है महसूलात का, आपको पता है कि हम मैसिवली टैक्स रेवेन्यूज में हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं, और इस लो बेस के ऊपर और फिर जो FBR की अपनी जो कैपेसिटी के इशूज़ हैं, पॉलिटिकल विल बहुत वीक है। आल्दो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बार बार कह रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट FBR चाहते हैं, पॉलिसी सेपरेट चाह रहे हैं, ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा। बहुत सारी लॉबीज इस वक्त भी काम कर रही हैं अपने अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस सारे सिनारियों में IMF चाह रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन जो मैशत के हजम की 1.7% के बराबर नए टैक्सेस लगाए। इसके जवाब में जो हुकूमत पाकिस्तान का आर्गूमेंट इस वक्त वो ये है कि हम ये सारे टैक्सेस नहीं लगा सकते, हमको 600 अरब रुपए के करीब लगा सकते हैं। बाकी जो 0.3-0.4% ऑफ GDP का है, जो कि 100 से 150 अरब फिर बन जाता है, ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हम पूरे करने चाह रहे हैं। लेकिन IMF का एक ट्रेडिशनली प्रॉब्लम ये रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उसको IMF कोई मेजर नहीं मानता। IMF हमेशा कहता है कि आपने जो भी टैक्स टारगेट रखना है उसके पीछे मेजर्स बैकअप करने के लिए पूरे मेजर्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहबाज राना और मेहताब हैदर मौजूद थे। हुकूमत की तैयारी अभी भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं है, नए एवेन्यूज़ हो, जो हालिया टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर बोझ ना हो। मुख्तलिफ इस वक्त मौजूद हैं लॉबीज़ जो कि डोमिनेट कर रही हैं। इस हुकूमत का दावा रहा है इमरान खान साहब का हुकूमत में आने से पहले कि हम माफियाज के खिलाफ लड़ेंगे, हुकूमत में आने के बाद कि हुकूमत तो माफियाज के खिलाफ लड़ रही है, मगर क्या ऐसा ही है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि IMF की तरफ से दबाव है कि हुकूमत अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए, मगर मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं, माफिया हैं, जिनके खिलाफ हुकूमत को पोजीशन लेनी होगी। हुकूमत अभी तक वो पोजीशन नहीं ले पाई है, मगर अपोजिशन में रहते हुए इमरान खान का हमेशा दावा रहा है कि बड़ी बड़ी माफिया का खात्मा किया जाएगा। ये दावा दोहराया जाता रहा है हुकूमत में आने के बाद भी कि ये हुकूमत
बड़ी बड़ी माफियाओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब इस दावे पर सवालात उठ रहे हैं। साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कौमी असम्बली में गुज़िश्ता दिनों एक दावा किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि असल में मसला ये है कि ये हुकूमत ताकतवर माफियाओं के खिलाफ खड़ी हो गई। साबिक वजीर खजाना असद उमर ने खुद कहा कि अपोजिशन जमातों के खिलाफ कार्रवाइयां न्यायी अदालत कर रही है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हुकूमत तो ताकतवर मुआशी माफियाओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। दूसरे वज़रा भी ये दावा करते नजर आते हैं। अब जबकि हुकूमत IMF के प्रोग्राम में जा रही है, एक नया बजट देने जा रही है, तो इस दावे का जायजा ले लेते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने के बाद माफियाओं के खिलाफ खड़ी हो गई है या हकीकत में तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद मुख्तलिफ माफियाओं ने हुकूमत का भरपूर फ़ायदा उठाया है और उठा रहे हैं। सबसे पहले इस हुकूमत का दावा था कि टैक्स चोर एक बहुत बड़ी माफिया है। ये टैक्स चोरी करते हैं, फिर एमनेस्टी ले लेते हैं और ये इन ईमानदार टैक्स देने वालों पर डाका है जो बाकायदगी से टैक्स देते हैं। तहरीक इंसाफ ने दावा भी किया कि हमने इतना डेटा जमा कर लिया है कि हम टैक्स चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे, एमनेस्टी नहीं देंगे बल्कि पाकिस्तान का टैक्स डबल कर देंगे। ट्रेडिंग माफिया के प्रेशर में नहीं आएंगे। मगर अब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर चुकी है। यही नहीं, बेनामी जायदादों के हवाले से सबसे ज्यादा मुहिम खुद इमरान खान ने चलाई, उसे काला धन करार देते रहे। बेनामी जायदादें पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है ये कहते रहे, मगर अब बकौल इमरान खान के जो काला धन था, जो सबसे बड़ा माफिया था, उसे सफेद करने के लिए खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। मसला एमनेस्टी स्कीम का नहीं है, मसला एमनेस्टी स्कीम में नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद भी अपने दावे और उनके अमली इक़दामात का जो तजाद है वो इस वक्त एक मसला बना हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत ने लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद और गाड़ी खरीदने पर पाबंदी लगा दी। खरीदने वाले और जायदादें बनाने वाले टैक्स नेट में आए। गुज़िश्ता हुकूमत के उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ये कहते रहे कि भरपूर अंदाज में उन पर यह दबाव है गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की तरफ से भी, रियल इस्टेट की तरफ से भी, कि ये पाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, मगर वो मान नहीं रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, उसने हुकूमत में आने के बाद रियल इस्टेट और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के दबाव में आकर वो पाबंदी भी ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने करेंसी गिरने का सहारा लेकर खूब कीमतें बढ़ाई, मनमानी की। हुकूमत ने ना ये पूछा कि किस हिसाब से कीमतें बढ़ा रहे हैं, गाड़ी का कितना सामान बाहर से आता है, कितना पाकिस्तान में बनता है, कितना करेंसी का इफेक्ट आप पर आ रहा है जिसको आप कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, करेंसी गिरने का लागत पर कितना असर पड़ता है, इसलिए कीमत कितनी बढ़नी चाहिए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आंखें बंद रखीं। कार बनाने वाली कंपनियों ने जो चाहा किया, जितनी चाही कीमतें बढ़ाई। इसी तरह पिछले 4 माह में 3 बार दवाइयों की कीमत में बार बार इजाफा हो चुका है। कुछ दवाओं की कीमत में 300% तक इजाफा भी हुआ। फिर गुज़िश्ता काबीना इजलास में दवाओं की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का फैसला हुआ, मगर फिर भी अब तक ऐसा नहीं हो सका। हालांकि दवाई बनाने वाली कंपनियों का भी ये दावा है कि करेंसी गिरने की वजह से, क्योंकि वो खाम माल बाहर से मंगाते हैं, तो कीमतें बढ़ानी पड़ी। मगर दुनिया भर में दवाएं बनाने वाले जो खाम माल की कीमत है उसमें 90 से 95% तक कमी आई है, मगर पाकिस्तान में दवाओं की कीमत में करेंसी का सहारा लेकर इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने अपने वफाकी वज़ीर सेहत को तो हटा दिया है, मगर ना कीमतें नीचे आई, ना ही कोई ठोस कार्रवाई हो सकी है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सब्सिडीज़ ख़त्म करने के नाम पर बिजली, गैस और तेल की कीमतें बढ़ा दी कि सब्सिडी ख़त्म करनी है, खसारा बहुत ज़्यादा है। मगर जो चीनी बनाने वाली कंपनियां हैं, जिसको शुगर माफिया भी कहते हैं, उसने अपनी सब्सिडी लेने में वो कामयाब हो गई। जहांगीर तरीन साहब की सबसे बड़ी शुगर मिल है, उन्हें सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली। शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, सबको सब्सिडी मिली। और तमाम सियासतदानों की शुगर मिलें हैं, सब सब्सिडी लेते हैं। जो इस वक्त गन्ना है वो ज़्यादा बड़ी कैश क्रॉप बन गई है, जिसकी वजह से कॉटन बेल्ट पर भी गन्ना उगाया जाता है। तमाम सियासतदान इस बिजनेस में आए, जिसकी वजह से कपास की फसल को भरपूर नुकसान हुआ, गन्ना भरपूर अंदाज में उगाया जाने लगा। इसलिए पाकिस्तान की कपास की पैदावार में मुसलसल कमी आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदार टेक्सटाइल की हैं, मगर सब्सिडी फिर भी शुगर मिलर्स को मिल गई। हुकूमत इस माफिया के सामने कहती थी कि खड़ी हो जाएंगे, मगर हुकूमत झुक गई और उनको भरपूर अंदाज में सब्सिडी मिल गई। इसी तरह स्टॉक ब्रोकर्स ने जो मराद मांगी, हुकूमत ने उन्हें भी दे दी। स्टॉक मार्केट फिर भी नहीं संभली, क्योंकि जो मराद दी गई वो ट्रेडिंग पर दी गई। ट्रेडिंग वॉल्यूम का बढ़ने का जो फ़ायदा है वो बड़े बड़े सरमायाकारों को नहीं होता। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने का फ़ायदा स्टॉक ब्रोकर्स को होता है। फ्रंट रनिंग होती है मार्केट में, पंटिंग होती है मार्केट में। हुकूमत ने जो स्टॉक ब्रोकर्स ने मांगा वो उन्हें दे दिया। दूसरी तरफ शरह सूद में मौजूदा इजाफे के बाद फ़ायदा बैंक्स उठा रहे हैं। बैंक ने लोन महंगा कर दिया है,
मगर डिपॉजिट रेट्स उस तरीके से नहीं बढ़ाए हैं। बैंकिंग स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बैंक जो शरह सूद कर्ज देने की सूरत में अपने सार्फिन से लेते हैं और जो मुनाफा बैंक में रखवाने की सूरत में अपने सार्फिन को देते हैं, उसे बैंकिंग स्प्रेड कहते हैं। तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद शरह सूद में इजाफा हुआ तो बैंक ने कर्जे महंगे कर दिए, मगर डिपॉजिट रेट उस तरीके से नहीं बढ़ाए, जिसकी वजह से बैंकिंग स्प्रेड बढ़ गया। तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इस वक्त बैंक्स की का जो स्प्रेड है वो 5.5% है और ये औसत है। अगर सिर्फ बड़े बैंक्स का देखा जाए तो वो और ज़्यादा आपको बैंकिंग स्प्रेड नज़र आता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद उन्होंने दावा किया था कि हम डिपॉजिट्स बढ़ाएंगे, साथ ही जो बैंक्स का डिपॉजिट टू कैश का रेशो है उसमें कमी लेकर आएंगे ताकि बैंक्स एडवांसेस की तरफ ज़्यादा जाएं। अभी इंटरेस्ट रेट्स और पहले ही बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पहले ही कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं जा रहा कि वो ज़्यादा सूद लें। दूसरी तरफ डिपॉजिट्स में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद सिर्फ 3% का इजाफा हुआ है, यानी लोग बैंकों में पैसे रखवा नहीं रहे। बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो प्राइवेट सेक्टर को कैसे देगा? पहले ही शरह सूद बढ़ी हुई है, फिर डिपॉजिट्स में भी इजाफा नहीं। दूसरी तरफ नेशनल सेविंग स्कीम्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स 13% का मुनाफा दे रहे हैं, उनमें लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। हुकूमत तरक्याती बजट कम कर रही है, खसारा पूरा करने के लिए बोरो कर रही है, यानी इन पैसों का जो सेविंग स्कीम्स में हुकूमत को मिलेंगे वो सिर्फ खसारा पूरा करने के लिए इस्तेमाल होंगे, ना ही डेवलपमेंट के लिए, यानी मईशत के ऊपर उसका भी बुरा असर पड़ेगा। मगर हुकूमत ना बैंक्स को मजबूर कर पाई है कि वो अपने स्प्रेड को देखें, बल्कि खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है। करेंसी मार्केट में सट्टेबाजों की हमेशा कोशिश होती है कि फ़ायदा उठाएं। ओपन मार्केट में एक दिन में रुपये की कीमत में 12-12 रुपये ऊपर नीचे हुए, मगर हुकूमत सट्टेबाजों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। तो किन माफियाओं के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत खड़ी हुई है, खुद हुकूमत और हुकूमती वुज़रा ही बता सकते हैं। अब तक के इदाद-ओ-शुमार और हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि इनके हुकूमत में आने के बाद, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद, हर माफिया ने, हर लॉबी ने भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाया है या फिर खुद हुकूमत से जाके फ़ायदा ले लिया है। हुकूमत ने फ़ायदा उठाने दिया है या दानिस्ता तौर पर फ़ायदा दे दिया। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। शादी की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादी कराने वाले को 2 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा होनी चाहिए। कम उम्री में शादी पर पाबंदी का बिल सेनेट से तो मंजूर हो गया, मगर कौमी असम्बली में इस बिल पर एतराज़ात सामने आए, इख्तिलाफ राय सामने आया। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार नजर आई। वफाकी वज़रा में इख्तिलाफ राय दिखाई दिया, मगर इसके बावजूद इस बिल को कौमी असम्बली में पेश करने की इजाज़त मिली, फिर उसे कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली में आज तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती रुकन डॉक्टर रमेश कुमार ने चाइल्ड मैरिज बिल पेश किया। रमेश कुमार के इस बिल की मुखालफत उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने की और कहा कि मौजूदा शक्ल में बिल काबिल कबूल नहीं, बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवाया जाए। इसी तरह वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने भी इस बिल की मुखालफत की और कहा कि वो बिल की मुखालफत करते हैं चाहे वजारत से हाथ ही क्यों ना धोना पड़ जाए। वजारत तो छोड़े, मुझे अपनी इस असम्बली की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देना पड़े, मैं तैयार हूँ। इस चीज़ को छेड़ने से पहले इसको भेज दिया जाए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास। उनकी जो राय हो, जय्यद उलमाए कराम वहाँ पे बैठे हैं, उनकी जो राय हो वो फिर इस ऐवान की राय होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे हमारा कोई ऑनरेबल मेंबर जिनका ताल्लुक एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी है कि वो एक ऐसा लॉ लेके आए जो मुसलमानों की इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी को इतने हद तक छेड़े कि जो वो सुन्नह रसूल के खिलाफ हमसे कोई यहाँ खुदा न खास्ता काम हो जाए। इसके अलावा वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने भी मैरिज बिल की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वज़रा ने इस बिल की मुखालफत की, मगर तहरीक इंसाफ ही की वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने बिल की भरपूर हिमायत की। तजवीज़ दी कि कम उम्री में शादी से मुतालिक बिल कमेटी को भिजवाया जाए। साथ ही उन्होंने इस हवाले से हवाला भी दिया, जब मजहब को बुनियाद बनाकर तनकीद हो रही थी तो शेरी मज़ारी ने क्या कहा, जरा देखिए। इफ इट्स अगेंस्ट इस्लाम आप कमेटी में भेजें, वहां डिस्कशन करा दें। मतलब है कि 1% कांट डिसाइड कि वेदर इट इज इस्लामिक और अन इस्लामिक। कमेटी में भेजें, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। और आप इजिप्ट में भी यही कानून है, अल अज़हर का फतवा है इस पे। अब अल अज़हर भी गैर इस्लामी अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब कोई रैशनैलिटी तो करें। शेरी मज़ारी ने तीनों वफाकी वज़रा की मुखालफत के बावजूद बिल की भरपूर हिमायत की, इस मामले में भरपूर पोजीशन ली, हक़ाइक़ बयान किए, इस बिल के हक़ में दलाइल दिए। वाज़े तौर पर एक पोजीशन लेती हुई खुद डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा नजर आई। ज़ाहिर जमहूरियत में
एक ही पार्टी के 3 वज़रा जब उसकी मुखालफत कर रहे थे तो शीरी मज़ारी ने भरपूर स्टैंड भी लिया और स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बिल पर वोटिंग कराई तो वोट के हक में 72 और मुखालफत में 50 वोट आए। कौमी असम्बली में बहस के बाद बिल कायमा कमेटी को भेज दिया गया, जहाँ इस बिल पर मजीद बहस होगी और फिर उसकी हतमी मंजूरी होगी। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में इस बिल की मंजूरी दी गई थी। सेनेट में इस बिल पर बहस के दौरान मजहबी जमातों ने इस बिल की मुखालफत की थी, मगर ये बिल मंजूर कर लिया गया। अलबत्ता सेनेट में तहरीक इंसाफ ने राय शुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। सेनेट में भी तहरीक इंसाफ के वज़रा ने इस बिल की मुखालफत की थी और आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के वज़रा ने इसकी मुखालफत की, मगर तहरीक इंसाफ ही की वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इख्तलाफ राय किया, अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया, डटकर इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करती नजर आई। और अहम बात यह है कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ 18 साल से कम उम्र में शादी करना जुर्म है। इसके अलावा किसी और सूबे में यह कानून नहीं है। दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उस हवाले से कानून साजी मौजूद है, 18 साल की उम्र के हवाले से कानून साजी मौजूद है कि जब बाकायदा तौर पर आप मेच्योर हों तो इतना बड़ा शादी का फ़ैसला, ज़िंदगी का फ़ैसला आप उस वक्त कर सकें, जहनी तौर पर जब आप ये फ़ैसला कर पाएँ। इसके अलावा हेल्थ रीज़न्स भी बताए जाते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पर यह बात की जाती है। अक़लियतों को पाकिस्तान में शिकायत है कि कम उम्र लड़कियों की ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शादी कर दी जाती है, ये शिकायत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन साहब ने, फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया कि कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ सबसे पहली कानून साजी कायदे आज़म ने पेश की। जब तक पाकिस्तान में ये फैसला ना हो कि मुल्ला ने राज करना है या शऊर ने, तो तरक्की का ख्याल भी भूल जाएं। एक तमाशा लगा हुआ है, ऐसी जाहिलाना बातें होती हैं कि अकल दंग रह जाती है। मुल्क और कौमें ऐसे माहौल में तरक्की नहीं करती। फवाद चौधरी ने यह बात की और जाहिर है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी तारीख़ मौजूद है, वहाँ की कानून साजी मौजूद है, वहाँ पर तरक्की भी हुई है, वहाँ पर यह कानून साजी भी मौजूद है। पाकिस्तान में इस पर बहस हो रही है। डॉक्टर शीरी मज़ारी सबसे अपनी पार्टी में ही आज अलग नजर आई। फवाद चौधरी भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, खबरों पर बात करेंगे। कई बरस तक मंजर-ए-आम से गायब रहने वाले दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी की वीडियो तकरीबन 5 साल बाद सामने आ गई है। इस वीडियो के सामने आने से पहले यह तासुर था कि वो जिंदा नहीं है। अबू बकर अल बगदादी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आना तशवीशनाक है, मगर इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि ये वीडियो हाल ही में पेश आने वाले दहशतगर्दी के बहुत बड़े वाक़े से जुड़ी हुई है। यह वाक़या 21 अप्रैल का है, जब श्रीलंका में ईस्टर के दिन गिरजाघरों और होटलों को निशाना बनाया गया और 8 बम धमाकों में 250 से ज़ायद अफराद मारे गए। अबू बकर अल बगदादी ने अपनी वीडियो में इन हमलों को दाइश की शाम में शिकस्त का बदला करार दिया है। यह दावा इस लिहाज से भी अहम है कि दाइश का नेटवर्क फैल गया है, क्योंकि इससे पहले यह तासुर था कि शाम और इराक में बड़े ऑपरेशन के बाद दाइश का नेटवर्क ख़त्म हो गया है और इसका सरबराह मारा जा चुका है। मगर श्रीलंका के वाक़े ने तशवीश की नई लहर पैदा कर दी है। श्रीलंका के वाक़े का आलमी मीडिया की हेडलाइंस में जिक्र रहा, आलमी मीडिया की हेडलाइंस बना। दुनिया भर में इस वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार किया गया, क्योंकि सिर्फ श्रीलंका ही नहीं कई ममालिक के शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में कई कहानियाँ सामने आईं, जिनमें से एक कहानी बहुत मुनफरिद है, अफसोसनाक है। सारी कहानियाँ अफसोसनाक हैं, जो कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई है। ये कहानी है 2 अमीर तरीन ख़ानदानों से मुतालिक, जो श्रीलंका में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुतासिर हुए। एक ख़ानदान डेनमार्क से था और दूसरे का ताल्लुक श्रीलंका से ही है। दोनों ही ख़ानदान अपने अपने ममालिक में अरबपति हैं। फ़र्क ये है कि दोनों अरबपति वालदैन ने अपने बच्चे खो दिए। एक अरबपति ख़ानदान जिसके बच्चे इस सानहे में दहशतगर्दी का निशाना बने, और दूसरा वो अरबपति ताजिर जिसके 2 बच्चों ने खुदकश हमले किए। अरबपति श्रीलंकन ख़ानदान के बच्चे ने अरबपति डेनमार्क के शहरी के बच्चों की जान ले ली। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दहशतगर्दी के एक वाक़े की मंजरकशी की है और लिखा है कि इतवार का दिन था, सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। ईस्टर के त्यौहार की खुशियाँ के माहौल में महसूस की जा सकती थीं और डेनमार्क के एक अमीर तरीन शख्स मिस्टर पवल्सन ने अपने ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने के लिए वो कोलंबो पहुंचे थे। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के लग्जरी होटल के रेस्टोरेंट में पूरा ख़ानदान नाश्ता करने के लिए पहुंचा, जबकि दूसरी तरफ इसी दौरान श्रीलंका के एक अरबपति ताजिर का बेटा इल्हाम इब्राहिम इस रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। अरबपति ताजिर का बेटा। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जैसे ही होटल का दरवाज़ा खुलता है, इल्हाम इब्राहिम का दोस्त मुस्कुराता है और मिस्टर पवल्सन के ख़ानदान को देखते हुए गुजरता है। मिस्टर पवल्सन मशहूर अरबपति और कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं और उनका कपड़ों का कारोबार है। इसी तरह इल्हाम इब्राहिम के ख़ानदान का श्रीलंका में एक जो मसाला जात है उसके कारोबार में बड़ा नाम है और उनके वालिद का शुमार श्रीलंका के बड़े अरबपति ताजरों में होता है। और फिर ये खुशगवार माहौल अचानक बदलता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोनों ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 बच्चे मारे जाते हैं और इब्राहिम ख़ानदान का एक और बच्चा दूसरी जगह पर खुदकश हमला करता है।
दोनों अरबपति ख़ानदानों के अफराद इस दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि एक अरबपति के बच्चों ने दहशतगर्दी करके जान ली और दूसरे अरबपति के बच्चे इस दहशतगर्दी का निशाना बनकर जान गंवा बैठे। ऐज़ा एक लम्हे में बिखर गए। यहाँ नज़रियात का फ़र्क है। एक ख़ानदान के बच्चे पेश आने वाले सानहे से बेखबर थे, जबकि दूसरे ख़ानदान के बच्चे जानते थे कि कुछ लम्हों में मंजर बदलने वाला है, क्योंकि वो मारने वालों में शामिल थे। उन्होंने दूसरों की जान भी ली और अपनी जान भी दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इल्हाम इब्राहिम और उसका दोस्त ज़हरान होटल में मुख्तलिफ अतराफ से आते हैं। सुबह के तकरीबन 8:50 पर ख़ुद को धमाके से उड़ा देते हैं और ईस्टर का त्यौहार सानहे में बदल जाता है। एक तरफ सानहे में मुतासिर होने वाला डेनमार्क का अमीर तरीन ख़ानदान मिस्टर पवेल्सन एक अरबपति शख्स है। डेनमार्क में कपड़ों की एक बैनुल-अक़वामी कंपनी के मालिक हैं। 600 साल से पुराने बड़े घर में रहते हैं। कई महलों के मालिक हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनके पास मौजूद असासे $8 बिलियन के करीब मालियत के हैं। मिस्टर पवेल्सन अपने बीवी और 4 बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। बच्चों की उम्र 5 से 15 साल थी। ईस्टर की वजह से उनके बच्चों के स्कूल की छुट्टियां थी। दहशतगर्दी के वाक़े में डेनमार्क के इस अरबपति शख्स के 4 में से 3 बच्चे धमाके में मारे गए। दूसरी तरफ श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाला एक अरबपति ख़ानदान भी इस सानहे में मुतासिर हुआ, लेकिन उसके मुतासिर होने की नोयत अलग है। दूसरा अरबपति ख़ानदान ताजिर यूसुफ इब्राहिम का है। मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम श्रीलंका के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं। उनका गर्म मसालों का कारोबार है। श्रीलंका धमाकों में मुलविस खुदकश बमबारों में ताजिर यूसुफ इब्राहिम के 2 बेटे इंशाफ अहमद इब्राहिम और इल्हाम अहमद इब्राहिम भी शामिल थे। श्रीलंका के इस अरबपति ख़ानदान के 2 बेटे खुदकश बमबार निकले। मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम एक कामयाब ताजिर हैं। इस मकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है। 1960 की दहाई में श्रीलंका के एक छोटे से कस्बे में गैर तालीम याफ्ता टीन एज लड़का, जिसने कोलंबो जाने वाली बस का किराया देने के लिए अपनी अंगूठी बेची, वहाँ गया और फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। कोलंबो में बावर्ची की हैसियत से काम किया, फिर प्याज बेचना शुरू किया, उसके बाद बोतल और मिर्चें बेचना शुरू की, फिर वो मसालों का ताजिर बन गया और वो कामयाब ताजिर यूसुफ इब्राहिम हैं और मसालों के बड़े एक्सपोर्टर्स में से वो एक हैं। हर साल 20 मिलियन पाउंड्स की मिर्चें इंडिया को भेजते हैं। कोलंबो ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर भी रहे। कोलंबो में $1 मिलियन मालियत के घर में रहते हैं। एक BMW समेत 6 कारें रखते हैं। ये सब बातें अमरीकी अखबार में बताई गई। उनका बड़ा बेटा इंशाफ इब्राहिम, जिसने खुदकश बमबारी की, उसकी उम्र 35 साल थी। वालिद ने उसे कॉपर पाइप की फैक्ट्री सेट करके दी थी। एक तस्वीर में वो अपने वालिद के साथ अवार्ड वसूल करते हुए नजर आ रहा है। दूसरा बेटा इल्हाम इब्राहिम, जिसकी उम्र 31 साल थी, मिर्चों के फार्म की निगरानी करता था। करीबी लोगों के मुताबिक इल्हाम ख़ानदान के दूसरे लोगों के निस्बत ज़्यादा मजहबी था। इल्हाम इब्राहिम ने होटल में अपनी शनाख्त जाहिर की थी। यही वजह है कि धमाके के बाद पुलिस को इल्हाम इब्राहिम की शनाख्त में आसानी हुई। ये 2 ताजिर ख़ानदान हैं। अब अबू बकर अल-बगदादी हैं और कामिल बुखारी मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। कामिल बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है श्रीलंका जैसे मुल्क में दाइश की सरगर्मी, फिर अबू बकर अल-बगदादी का इसको मानना भी इराक़ और शाम के बाद तासुर था कि बहुत हद तक दाइश की सरगर्मियों में कमी आएगी। किस हद तक आप समझते हैं कि इस वाक़े के रिपरकशंस होंगे, जबकि ये भी कहा गया कि वो ये अपने ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से कह रहे हैं क्राइस्ट चर्च का रद्द-ए-अमल भी इसको कहा गया। दाइश बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, जहां पर लोकल ग्रीवेंसेस होते हैं, मुल्क के अंदर, जिसका दाइश की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मुकामी सियासत होती है। मुकामी जो है वो एक अपना स्ट्रगल होती है पॉलिटिकल, किसी माइनॉरिटी ग्रुप की या जो है किसी मुसलमान मुल्क में जो है वो किसी किस्म का सिविल अनरेस्ट है, तो उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करती है दाइश। इससे पहले अलकायदा ये काम कर रही थी। तो ये मैं नहीं समझता कि जो है ये उस सिलसिले की कड़ी है। तो आगे चल के भी हमें इस चीज को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि और भी ऐसे थिएटर हो सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड का जुनूब जो है, जनूबी इलाका, वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ पे भी कोई इस्लामिस्ट मिलिटेंसी के असरात मिलते हैं। तो कल को दाइश वहाँ पे भी जा सकती है। अब मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर भी जो है वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। मलेशिया के अंदर चाइनीज हैं और इंडियन निज़ाद के लोग हैं। इसी तरीके से इंडोनेशिया के अंदर ईसाई बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो ये वहाँ पे भी हो सकता है। ममालिक कहाँ फेल हुए अमेरिका और मगरबी के खिलाफ कार्रवाई इराक और शाम में की गई कि वो फैल ना सके? मगरब के अंदर जो एक मैं समझता हूँ कि एक कमी है इस चीज को टैकल करने में, वो ये है कि रेडिकलाइजेशन पे सिर्फ फोकस हो रहा है कि भाई लोग किस तरीके से रेडिकलाइज होते हैं, वो इंतहा पसंद बनते हैं। लेकिन हम जो है जो मगरब की इंटेलिजेंस
एजेंसीज, रिसर्च सेंटर्स, वो इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे फिल्म कि ये ट्रेड क्राफ्ट कहाँ से आता है, ये वसाइल कहाँ से इतने आते हैं और किस तरीके से इन वसाइल को मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रांसफर किया जाता है, वो कौन से लोग हैं जो कि जाके लोकल लोगों के साथ मिलके तो इस किस्म की जो है ना हैवानगी और जो है ना दरिंदगी का सबूत देते हैं। बहुत शुक्रिया। कामरुल बुखारी साहब इस हवाले से बता रहे थे कैसे मगरिब फेल हो रहा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस ने तलाशी के लिए ताजिर यूसुफ इब्राहिम के बेटे इल्हाम के घर पर छापा मारा तो इल्हाम इब्राहिम की हामला बीवी फातिमा ने खुद को अपने बच्चों के सामने धमाके से उड़ा लिया। धमाके में फातिमा के अपने 3 बच्चे और 3 पुलिस एहलकार भी मारे गए। ताजिर मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम पुलिस की हिरासत में है। 2 अलग अलग अरबपति खानदानों की कहानियां आपके सामने हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।